हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं तुम्हारी 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ये एक वन शॉट वीडियो रहेगी जहां पे ये पूरे का पूरा चैप्टर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगी। हर एक टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सबके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। प्लस हर चीज को डिटेल में समझेंगे सो दैट यहाँ पे ही समझते समझते काफी चीजें तुम्हें याद भी हो जाए, पेपर में कैसे लिख के आनी है ये भी तुम समझ पाओ। तो अगर ये मेरे खुद के जो नोट्स हैं जो मैंने खुद लिखे हैं तुम्हारे लिए, अगर ये तुम्हें चाहिए तो इसके लिए लिंक है नीचे टेलीग्राम का, वहां पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना क्योंकि वहां पे मैं खुद हर रोज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डालती हूँ, तो वो जरूर तुम फॉलो करना, ठीक है। इसके साथ साथ सारी प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सारी की सारी प्लेलिस्ट फॉलो करना क्योंकि वहां पे तुम्हें अकाउंट, सीखो, बिजनेस, हर चीज के वन शॉट एंड डिटेल लेक्चर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली टाइप से जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो देखो, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े जो प्राइवेट सेक्टर करता है। मतलब आप और मैं अगर एज ए प्राइवेट ह्यूमन बीइंग, प्राइवेट इंडिविजुअल्स अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकते हैं। पर अगर गवर्नमेंट एक बिजनेस करना चाहे तो गवर्नमेंट किस किस तरीके से इंडिया में बिजनेस कर सकती है, उसके लिए हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे पहली फॉर्म मेरे पास आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो अगर सरकार बिजनेस करना चाहती है तो सरकार 3 तरीकों से बिजनेस कर सकती है। पहला तरीका है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये जो तरीका है ये सबसे ओल्डेस्ट तरीका है इंडिया में बिजनेस करने का और सबसे ट्रेडिशनल तरीका है सरकार के द्वारा बिजनेस किए जाने का। इट इज एस्टैब्लिश्ड एज ए डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। देखो, भारत में ना बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। मिनिस्ट्रीज के लिए होता है बहुत सारे मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स कहाँ पे बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, इनके अंडर जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, ये मिनिस्ट्रीज अगर बिजनेस करने लग जाएं तो इसको मैं एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग टाइप ऑफ बिजनेस बोलती हूँ। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एक मिनिस्टर एक मिनिस्ट्री के अंडर बिजनेस करता है। जैसे कि अगर तुम्हें पता हो, हमारा एक रेलवे मंत्री है जो रेलवे की मिनिस्ट्री को हेड करता है। रेलवे एक मिनिस्ट्री है हमारे देश में, पर रेलवे जो है वो लोगों से पैसा चार्ज करती है जब भी तुम ट्रेन का यूज करते हो, और ऐसा करके रेलवे पैसा बनाती है, प्रॉफिट बनाती है। तो जो रेलवेज है वो टेक्निकली एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है विच इज अंडर द मिनिस्टर, जो मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक है। तो रेलवेज है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, डिफेंस है, डिफेंस एक मिनिस्ट्री है जिसके हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। वो डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे, वो उसके अंडर डिफेंस का काम करते हैं। डिफेंस के अंदर हम बहुत सारी चीजें खरीदते भी है, बेचते भी हैं। तो डिफेंस जैसी चीजें हैं, रेलवेज है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये सारे मिनिस्ट्रीज हैं जिनके मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठते हैं। ये जब भी दुनिया को, हमारे देश के लोगों को कुछ देते हैं, बदले में पैसे चार्ज करते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से जाओ, वो तुम्हारे से चिट्ठी पत्तर कुछ भी भेजने के लिए पैसा चार्ज करेंगे, तो वो प्रॉफिट बनाते हैं। पर क्योंकि इनके जो हेड है वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, मिनिस्टर, तो ये भी डायरेक्टली पार्लियामेंट को आंसरेबल होती है। अगर इन्होंने प्रॉफिट किया या लॉस किया या कुछ भी किया, इनको सब कुछ पार्लियामेंट में बताना पड़ता है, और पार्लियामेंट का सब कुछ हम लोग अपने टीवी पे देखते हैं। तो डायरेक्टली जनता को टीवी के थ्रू पता चलता है कि रेलवे में, डिफेंस में, किसी भी ऐसी मिनिस्ट्री में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ हमें पार्लियामेंट के थ्रू, टीवी के थ्रू पता चलता है। तो डायरेक्टली ये लोग जनरल पब्लिक को आंसरेबल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक डिपार्टमेंट के अंडर है, एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉइज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। रूल्स ऑफ द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल। तो इसके अंदर जो हेड होता है, हेड कौन होता है? हमारा मिनिस्टर। पर मिनिस्टर के अंदर बहुत सारे और भी तो एम्प्लॉइज होंगे ना, ये तो हेड हो गया। ये जो बाकी के सारे एम्प्लॉइज होते हैं, ये कौन होते हैं? जो भी अपने यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो सारे यहाँ पे एम्प्लॉइज होते हैं।
इसके अलावा अगर कोई भी छोटा या बड़ा एम्प्लॉय है, उन सबको सीधा सीधा गवर्नमेंट एम्प्लॉय की दर्जा मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पदवी मिलती है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कोई सैलरी, जो कोई पेंशन, जो कोई घर, गाड़ी, बंगला, जो कुछ मिलता है वो इनको भी मिलता है। ये सही मायने में खुद को एक सरकारी एम्प्लॉय बोल सकते हैं। इनके ऊपर वही रूल लागू होते हैं जो सरकार के ऊपर लागू होते हैं, क्योंकि सरकार ही तो है, ये सरकार ही तो है, तो इनके ऊपर वही रूल लागू होते हैं जो सरकार के ऊपर होते हैं। ठीक हो गई बात? ठीक है, तो फीचर्स इसके क्या क्या है? इसको सरकार की ट्रेजरी में से फंडिंग मिलती है। देखो सरकार का ना एक बड़ा सा डब्बा है जिसके अंदर सरकार की सारी इनकम आती है, फिर चाहे वो टैक्स से आई है, चाहे वो किसी भी फीस से आई है, चाहे वो आपके चालान का पैसा आया है, ठीक है, चाहे वो आपकी रेलवे की टिकट का पैसा आया है, और अगर सरकार ने कोई भी खर्चा किया है तो वो इसी डब्बे से निकाल के करती है। इस डब्बे को बोला जाता है सरकार की ट्रेजरी। इस डब्बे को बोला जाता है सरकार की ट्रेजरी। स्टेट गवर्नमेंट्स का भी अपना खुद का होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना खुद का ट्रेजरी होता है। इसी ट्रेजरी के बेसिस पे जो हम बजट पास करते हैं ना, हर साल फरवरी में जो बजट आता है, वो बजट इसी के बेसिस पे होता है कि इसके अंदर इतना पैसा पड़ा है, पिछले साल हमने इसमें से निकाल के इतना खर्च किया था, इस साल इतना पैसा आएगा इसके अंदर, इस साल इसमें से इतना खर्चा किया जाएगा। तो इसका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि एक तरीके से सरकार ही है, तो सरकार की जो ट्रेजरी है वहीं से सारा पैसा आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को चलाने के लिए। अगर इसका पैसा चलाने के लिए यहाँ से आता है तो जो इसका प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा? वो भी यहीं जाता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जाता है। इसके ऊपर वो सारे रूल्स लागू होते हैं जो सरकार के ऊपर लागू होते हैं। सरकार के अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर भी लागू होते हैं। इसके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो सरकारी सर्वेंट, सरकारी एम्प्लॉइज, सरकारी नौकर होते हैं। गवर्नमेंट के ही एक डिपार्टमेंट का एक डिवीजन ये होता है, या गवर्नमेंट का ही एक मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट होता है, और ये सीधा उसी मिनिस्ट्री को आंसरेबल होता है, और उस मिनिस्ट्री के द्वारा ये सीधा पार्लियामेंट को आंसरेबल होता है, और पार्लियामेंट के द्वारा ये सीधा पब्लिक को आंसरेबल होता है। ठीक है, मेरिट्स क्या है? ये सीधा सीधा पार्लियामेंट को आंसरेबल होता है, और पार्लियामेंट में विपक्ष भी बैठा होता है ना, ऑपोजिशन भी बैठी होती है जो इनसे सवाल कर सकती है, और पार्लियामेंट से पब्लिक को पता चलता है जो इनसे सवाल कर सकती है। ठीक है, रेवेन्यू अर्नड बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी। इसका जो प्रॉफिट आता है वो भी सरकार की ट्रेजरी में ही जाता है, तो ये सरकार के लिए एक इनकम का सोर्स बनते हैं। हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जैसे मैंने बोला, हम सब लोग अपने अपने टीवी स्क्रीन पे पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है वो हम देखते हैं, तो पब्लिक को भी ये आंसरेबल होते हैं। और जब भी कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जैसे कि अगर डिफेंस की बात आती है, तो ऐसी चीजों को हमें बहुत ज्यादा सीक्रेट रखना होता है। ऐसी चीजों को हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं दे सकते। इसीलिए ऐसे केस में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी कि एक मिनिस्ट्री के अंडर इसको डालना सबसे बेस्ट रहता है, और ऐसे टाइम पे एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही बनाई जाती है। तो डिफेंस के केस में अगर हमें कुछ भी करना है वो एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है जिसे हमें बहुत ज्यादा सीक्रेट रखना है, उसके लिए ये फॉर्म ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा सूटेबल होता है। पर कुछ डीमेरिट्स भी तो होंगे अगर मेरिट्स हैं तो। फेल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये पूरी तरह सरकार के चंगुल में होता है। सरकार करप्शन भी करती है, सरकार तो एसी में बैठ के हवा खाती है, काम नहीं करती है। सरकार तो करप्शन करती है, पैसा खाती है, काम नहीं करती है। तो इस वजह से जो सरकार बोलेगी ये वही करेंगे। सरकार बदल गई, नई सरकार आके जो बोलेगी ये वही करेंगे, तो इनको खुद को कुछ करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये खुद से कुछ कर नहीं सकते। इवन हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, वो भी अ लॉट ऑफ टाइम खुद से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर सरकार बैठी है, और सरकार जो बोलेगी ये वही करेंगे, तो इनको खुद को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स, इनका मेन काम होता है, क्योंकि सरकार है, सरकार का मेन काम होता है गरीब लोगों का भला करना।
तो इनका मेन मोटिव ही नहीं होता कि ये प्रॉफिट कमाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इवन लॉस में चल रहे होते हैं, ये प्रॉफिट कमाते नहीं है। तो जब ये प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो अच्छी सर्विस कैसे देंगे? इसीलिए रेलवेज को आप कभी भी जाके देखोगे तो वो आपकी नीड्स, आपकी वांट्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा, साफ सुथरा और अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा। ठीक है। अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री है, 10 जगह से साइन होके एक पेपर आएगा, तभी पेपर को आगे लेकर जाया जाएगा। और जब तक वो 10 जगह से साइन होके आएगा, इतने में अपॉर्चुनिटी कोई और ले जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए जब कभी क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है, वहां पर ये फेल हो जाते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है, डिले इन डिसीजन मेकिंग होती है, ये मैंने बता ही दिया। एंड रेडिटेपिज्म होता है, वही बात हो गई कि जब तक 10 जगह पे एक पेपर जाके साइन ना हो जाए, तब तक कुछ चीज आगे नहीं बढ़ती। ठीक है। वही बात है, जो जो सरकार की प्रॉब्लम्स है वही इसकी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये सरकार ही तो है। ठीक है। अगला मेरे पास आता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सेकंड नंबर पे। अब पहले नंबर पे पूरी तरह से सरकार ही था, वो जो बिजनेस फॉर्मेट था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वो एक तरीके से गवर्नमेंट ही थी, वो गवर्नमेंट से अलग थी ही नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे गवर्नमेंट से दूर जाते जाएंगे। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बनाती तो हमारी गवर्नमेंट है, इसको पैदा कौन करता है? हमारे देश की सरकार करती है। कैसे करती है? पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करके, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करके इसको पैदा किया जाता है। पर इसका पालन पोषण कौन करता है? पालन पोषण इसका सरकार नहीं करती। जैसे कृष्ण जी के साथ हुआ था ना, पैदा किसी और ने किया था, पालन पोषण किसी और ने किया था। वही चीज इनके साथ भी है, इनको पैदा तो सरकार करती है, इनका पालन पोषण ये खुद से करते हैं, सरकार नहीं करती। तो सरकार क्या करेगी? एक एक्ट पास करेगी पार्लियामेंट में। ये जो एक्ट पास करेगी, इस एक्ट के अंदर ये सब कुछ लिख के दे देगी। इस एक्ट का इसने नाम रख दिया है जी एसबीआई एक्ट, फॉर एग्जाम्पल, कि इस एक्ट के थ्रू एसबीआई का जन्म हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ है। इस एक्ट को पास किसने किया? सरकार ने, पार्लियामेंट ने। इसके अंदर लिखा है एसबीआई कितना पैसा, कितने एम्प्लॉइज, कितना काम, कितनी ब्रांचेस, कितने रूल्स रेगुलेशंस, सब कुछ इसके अंदर लिखा है एसबीआई के बारे में। अब जब ये एसबीआई बन गई है, कुछ एक लोगों को इसका हेड बना दिया जाएगा जो सब कुछ हैंडल करेंगे, और उसके बाद गवर्नमेंट पीछे हट जाएगी। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी सरकार का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। अब ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है, जो सारे काम कैसे करेगी? इस एक्ट के अकॉर्डिंग करेगी। ये जो पन्ना है, ये जो पेज है, ये जो पीडीएफ है, इसके अकॉर्डिंग सारा काम होगा। अब ये सरकार से पूछ के कुछ नहीं करेंगे। ठीक हो गई बात? तो ये स्पेशल एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आते हैं। इनकी जितनी भी पावर है, फंक्शन है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, सब कुछ, अपने एम्प्लॉइज के बारे में सब कुछ, इसका गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, इसका सारा करता धरता कौन है? ये एक्ट है। इस एक्ट में एक बार सरकार ने जो लिख दिया तो लिख दिया, उसके बाद सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो इसमें गवर्नमेंट की पावर भी आ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही तो लिखा है जो भी लिखा है एक्ट में। पर अब जब गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज कर लिया, अब इसको क्या मिल गई? ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। अब सरकार इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये क्या बन गई है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब ये सरकार से अलग है। अब सरकार इसके ऊपर रूल नहीं कर सकती, अपना दखल अंदाजी नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। ठीक है। फीचर्स क्या है? सेटअप एंड गवर्न इसको कौन करता है? एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करता है, क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक सेपरेट इसकी एग्जिस्टेंस है। जैसे एक कंपनी की होती है, तो ये किसी के ऊपर केस कर सकती है, इसके ऊपर कोई भी केस कर सकता है। ये किसी के साथ भी अपने खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने खुद के नाम पे दुनिया भर का कोई भी लीगल पेपर स्टैंप लगा के साइन कर सकती है, और कॉन्ट्रैक्ट हर कोई ये कर सकती है, क्योंकि ये क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है। ये अपना पैसा खुद से इकट्ठा करेगी, इसका सरकार की ट्रेजरी से कोई भी लेना देना नहीं है। ना तो सरकार को ये पैसा देगी, ना सरकार इसको पैसा देगी। ये अपना फाइनेंस, अपने फंड्स किसी से उधार पे ले, किसी को अपने शेयर्स बेचे,
ये जो मर्जी करे, सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके जो एम्प्लॉइज हैं वो सरकारी एम्प्लॉइज नहीं कहलाते, तो इसीलिए जितने भी एसबीआई के एम्प्लॉइज होते हैं वो सरकारी एम्प्लॉइज नहीं कहलाते, क्योंकि एसबीआई एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, एलआईसी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, आरबीआई एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ठीक है, तो इनके जो एम्प्लॉइज हैं वो सरकारी एम्प्लॉइज नहीं कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलें। ठीक है जी, तो जितने भी मेरे जो हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो सिविल सर्वेंट, सरकारी एम्प्लॉइज नहीं कहलाते। इनके एम्प्लॉइज को क्या सैलरी मिलेगी, इनके एम्प्लॉइज को क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, क्या पेंशन इनको मिलेगी, वो सरकार नहीं डिसाइड करेगी। वो उस एक्ट में एक बार लिख देगी सरकार और उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही वो चलेगा। अब सरकार के एम्प्लॉइज तो है ही नहीं वो, तो ये अपने एम्प्लॉइज को खुद से पैसा देगी, खुद से सब कुछ उनका करेगी। इसके खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो इसके एक्ट में लिखे होते हैं। इसके ऊपर वो रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं होते जो सरकार के मिनिस्ट्रीज के ऊपर होते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के केस में मिनिस्ट्री के ऊपर जो रूल्स रेगुलेशंस थे वही उसके ऊपर थे, पर इसका सरकार से अब कोई लेना देना नहीं है। इसके ऊपर कोई भी अकाउंटिंग ऑडिट के रूल्स लागू नहीं होंगे जो सरकार की मिनिस्ट्री के ऊपर होते हैं, वो इसके ऊपर लागू नहीं होंगे। मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है? मेरिट है कि सरकार से अलग है तो फ्लेक्सिबिलिटी है, अपनी मर्जी से काम कर सकती है। सरकार के बजट में इसके फंड्स एलोकेट नहीं करे जाते, तो ये अपने फंड्स अपनी मर्जी से हैंडल कर सकती है, बिल्कुल ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस मतलब अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती है। तो सरकार की पावर भी है इसमें, क्योंकि शुरू तो सरकार ने ही किया है ना, पर सरकार के इस पावर के साथ साथ प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरह ही फ्रीडम भी है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। पर नेगेटिव क्या है? जो भी इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो सिर्फ ऑन पेपर है। ये हो गया एकदम से, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया। अब तुम खुद सोचो यार, क्या तुम्हें लगता है कि सरकार ने एक एक्ट पास कर दिया, हेड्स तो उसके जो टॉप मैनेजमेंट होगी वो तो सरकार ही चुनेगी ना, और सरकार उसको ही चुनेगी जो सरकार का फेवरेबल बंदा होगा। तो टेक्निकली इसके टॉप लेवल पे, इसके बोर्ड लेवल पे वही लोग बैठे होते हैं जिनको सरकार चूज करती है। अगर इनके बोर्ड पे वो लोग हुए जो सरकार के अगेंस्ट हुए, उनको सरकार निकाल देती है। तो सरकार के अकॉर्डिंग ही ये चलते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट का पूरा इसके अंदर इंटरफेरेंस भी होता है, पूरा करप्शन भी होता है ऑन ग्राउंड, एक्चुअल लेवल पे ये सब होता है। रियलिटी में ये सब कुछ करप्शन भी होता है, सरकार का इंटरफेरेंस भी होता है, पर ऑन पेपर ऐसा नहीं है। ऑन पेपर तुम्हें लिखना पड़ेगा कि हाँ भैया ऐसा कुछ नहीं होता, पर रियलिटी इससे अलग होती है। तुम्हें भी पता है जहां पे सरकार की बात आ गई वहां पे सरकार करप्शन भी करेगी, वहां पे सरकार दखलंदाजी भी करेगी, और वही करेगी जो सरकार को करना है। अगली चीज मेरे पास आती है गवर्नमेंट कंपनी। अब मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सरकार से अलग होते जाएंगे। पहला वाला सरकार का ही पार्ट था, दूसरे वाले में सरकार ने पैदा किया था और फिर वो अपने आप काम कर रहा था। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें सरकार का 51% शेयर होता है और बाकी का सारा शेयर प्राइवेट सेक्टर के पास हो सकता है। बाकी का सारा शेयर प्राइवेट सेक्टर के पास हो सकता है। चैप्टर 2 में कंपनी के बारे में पढ़ा है, ये वही सेम कंपनी है। ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही पैदा होती है, बनाई जाती है। कंपनी के ऊपर जो कुछ लागू होता है वही इसके अंदर लागू होता है, सेम कॉपी पेस्ट। चैप्टर 2 में जो कंपनी के बारे में पढ़ा कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, होती है, उसका वो एक आर्टिफिशियल पर्सन थी, ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसका खुद का एक स्टैंप होता है, इसकी भी खुद की एक स्टैंप होती है। ठीक है, ये अपने नाम पे किसी पे केस कर सकती है, इसके ऊपर कोई केस कर सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, जो कुछ एक सिंपल कंपनी कर सकती है वही सब कुछ एक गवर्नमेंट कंपनी कर सकती है। बस इसमें होता क्या है कि इसकी 51% जो ओनरशिप है, इसके जो 51% शेयर हैं वो सरकार के पास होने चाहिए। कौन सी सरकार के पास? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ले लें इसके शेयर,
या तो सेंट्रल या तो स्टेट या दोनों मिलकर 51% शेयर ओन करना चाहिए किसी कंपनी में, तो उसको सरकारी कंपनी बोला जाएगा। अगर किसी सरकारी कंपनी की कोई सब्सिडरी है, उसको भी एक सरकारी कंपनी बोला जाएगा। अगर सरकारी कंपनी की कोई सब्सिडरी है, उसको भी सरकारी कंपनी ही बोला जाएगा। अब इसके अंदर 51% शेयर्स तो होते हैं सरकार के। सरकार तो भैया बदलती रहती है, आज इसकी है कल किसी और की है। ऐसे तो अगर मोदी जी के नाम पे शेयर कर दिए जाएं या किसी एक छोटे मोटे मिनिस्टर के नाम पे शेयर कर दिए जाएं, वो तो भैया 51% शेयर लेके भाग जाएगा। ऐसे नहीं होता। जो शेयर खरीदे जाते हैं वो किसके नाम पे खरीदे जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे शेयर्स खरीदे जाते हैं। शेयर्स जो खरीदे जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे खरीदे जाते हैं। मेरिट्स क्या है? ये इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर ये बनाई जाती है। इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सरकार से बिल्कुल अलग होती है। ये पूरी तरीके से ऑटोनॉमस है, इसके अंदर सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं है। क्यों? क्योंकि तो इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रही है। ना तो इसके एम्प्लॉय सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं, ना ही ये पार्लियामेंट को आंसरेबल होती है, ना ही इसका ट्रेजरी के साथ कोई लेना देना है, सरकारी ट्रेजरी के साथ, ना ही इसका किसी मिनिस्ट्री के साथ कोई लेना देना है। इसके अंदर तो बस सरकार के शेयर्स हैं। सरकार ने शेयर कैसे खरीदे? सरकार ने पैसा डाला, पैसा तो होता ही है सरकार के पास, है ना? तो सरकार ने अपना पैसा डाला और कंपनी के शेयर खरीद लिए, बस सरकार का इतना सा रोल है। ठीक है, ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज एक रीजनेबल प्राइस पे देती है, क्योंकि सरकार का तो काम ही यही है कि सरकार रीजनेबल प्राइस पे दे सब कुछ गरीबों को। तो ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल प्राइस पे लोगों को देती है। पर डीमेरिट क्या होंगे कि भैया ये ऑन पेपर ही होता है कि सरकार का कोई रोल नहीं है, रोल नहीं है। एक्चुअल में करप्शन भी होती है, सरकार की इंटरफेरेंस भी होती है। ऑन पेपर ही है सारी फ्लेक्सिबिलिटी। एक्चुअल में अगर सरकार ने 51% ले रखा है, मतलब मेजॉरिटी शेयर तो गवर्नमेंट के पास है, तो जो गवर्नमेंट बोलती है एक्चुअल में वही होता है। और गवर्नमेंट के बेटा घोटालों के अलावा और कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट तो घोटाले ही करती है। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट के एडवाइजर यहाँ पर भी टॉप लेवल पे होते हैं और गवर्नमेंट ही इसका भी सारा कुछ करती है। ये तो हो गए मेरे तीनों टाइप्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, टोटली गवर्नमेंट का एक पार्ट। ट्रेजरी में पैसा जाता है, ट्रेजरी से पैसा आता है, पार्लियामेंट को आंसरेबल होता है, गवर्नमेंट के ही रूल्स रेगुलेशंस उस पर लागू होते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाया तो सरकार ने है, एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, पर चलती अपने आप है। और गवर्नमेंट कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर, द कंपनीज एक्ट के अंडर चलाई जाती है, जिसके अंदर सरकार का सिर्फ एक 51% का मेजॉरिटी शेयर होना कंपल्सरी होता है। ये हो गई तीनों टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब पढ़ेंगे ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में। ठीक है, ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होते हैं? कोई भी ऐसी कंपनी जिसका एक देश से ज्यादा 3, 4, 5, 6 देशों में जिसका काम होता है, उसको एमएनसी बोला जाता है। एक कंपनी शुरू इंडिया में हुई थी, पर आज वो अपना सामान दुबई में भी बेच रही है, किसी दूसरे देश में बेच रही है, आज उसकी ब्रांचेस किसी दूसरे देश में। तो ऐसी सारी कंपनीज को एक ग्लोबल एंटरप्राइज या फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी बोला जाता है, जो अपने ऑपरेशन एक से ज्यादा देशों में करती है। इनका हेडक्वार्टर जिसमें होता है उसको बोला जाता है होम कंट्री। ये जहां पे शुरू हुई, जहां पे इनका हेडक्वार्टर है, उसको बोला जाएगा होम कंट्री। जैसे रिलायंस की होम कंट्री है इंडिया, गूगल की, एप्पल की होम कंट्री है यूएसए। पर ये जिन जिन कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस बनाएंगे, उन कंट्रीज को क्या बोला जाएगा? होस्ट कंट्री। तो जहां पे शुरू हुए वो है घर हमारा, और जहां पे हमने फैलाया है अपना बिजनेस वो सारे क्या है? होस्ट। वो हमें होस्ट कर रहे हैं। बहुत बड़े होते हैं साइज में, तभी तो देश से बाहर निकल के किसी और देश में जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, कभी कोई एक सिंगल प्रोडक्ट के बेसिस पर नहीं तुम जा सकते हो। तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत सारे तुम प्रोडक्ट बेचो, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होती है बहुत ज्यादा, मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, ऑपरेशन के नेटवर्क पूरी दुनिया भर में इनके होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कोका कोला, अमेजॉन, हुंडई, नाइकी, सैमसंग, एप्पल। सिंपल बात है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो एक एमएनसी बन सकती है। एमएनसी बनने के लिए पैसा तो सबसे पहली फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, वरना बिना पैसे के तुम एमएनसी नहीं बन सकते। ठीक है,
चले। और एमएनसी का सब कुछ एक बहुत बड़े लेवल पे होता है। ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। दूसरे देशों में जाके उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। मतलब अगर मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, और मुझे जाके दुबई में भी अपना बिजनेस खोलना है, तो मैं क्या करूंगी, या तो दुबई में जाके जीरो से फ्रेश स्टार्ट करूं, या मैं दुबई में जाके वहां की किसी कंपनी को खरीद लूं, उसके 100% ओनरशिप मैं खरीद लूं, या उसके साथ 50-50 पार्टनरशिप कर लूं, या उसके साथ कोई ना कोई एक कोलैबोरेशन कर लूं, मैं उसके लिए उसके साथ पार्टनरशिप कर लूं, कुछ ना कुछ मैं उसके साथ कर लूं, मर्जर एक्विजिशन, किसी ना किसी एक तरीके से मैं दुबई की किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लूं, सो दैट उसके जो कस्टमर होंगे वो कस्टमर मेरे भी बन जाएंगे और मुझे जीरो से फ्रेश स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे आइडियल तरीका होता है, ठीक है, क्योंकि दुबई के लोगों ने मेरा नाम तो सुना नहीं होगा। मैं इंडिया में कितना ही बड़ा काम कर दूं, वहां के लोगों को नहीं पता होगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं तो एक नए देश से आई हूं, है ना। तो मुझे वहां पे जाके उनके कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एडवांस होनी चाहिए, तभी आप जा सकते हो भैया, वरना तो स्कोप कम ही होता है। प्रोडक्ट इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो दुबई के लोगों के पास पहले से नहीं था। अगर पहले से कोई बेच रहा है तो वो व्हाई वुड दे बी इंटरेस्टेड कि वो किसी और देश का सामान खरीदे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग देख के फिदा हो जाए कि भाई ये तो बढ़िया चीज है, ये खरीदना है, मुझे मजा आ जाए, लबूबू खरीदेंगे हम तो। वो डॉल सी है ना, लबूबू लबूबू, वो मार्केटिंग ही तो थी। एक्चुअल में उस डॉल में था कुछ नहीं, दैट वाज जस्ट मार्केटिंग, और कुछ नहीं था। और अगर तुमने वो डॉल खरीदी है तो तुम उनकी मार्केटिंग को खरीद रहे हो, उस डॉल को नहीं खरीद रहे हो, है ना। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, तुम अपनी मार्केट टेरिटरी को बढ़ा रहे हो। पहले तुम सिर्फ इंडिया इंडिया में काम कर रहे थे, अब तुम दुबई में भी काम कर रहे हो। फिजिकल डोमेस्टिक टेरिटरी को बढ़ा रहे हो, इन एक्सपैंड कर रहे हो। सेंट्रलाइज कंट्रोल, इनका जो कंट्रोल होता है वो इंडिया से ही बैठ के होता है, क्योंकि हेडक्वार्टर इंडिया में है, या मतलब मैं बोलूं जो होम कंट्री है वहीं से बैठ के इनका कंट्रोल होता है। अगला मेरे पास आएगा ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या है, देखो, जब दो बिजनेसेस या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब दो बिजनेस साथ मिलके काम करने को राजी हो जाते हैं तो वो एक ज्वाइंट वेंचर खोलते हैं। जब कोई भी दो अलग अलग बिजनेस साथ मिलके काम करने को राजी हो जाते हैं तो वो एक ज्वाइंट वेंचर खोलते हैं। जैसे कि वोडाफोन आइडिया, वी वी आई, पहले वोडाफोन और आइडिया दो अलग अलग कंपनीज होती थी जो जियो के आने से पहले बहुत अच्छे से चल रही थी, पर जियो ने आके सबको तबाह कर दिया, सिर्फ एयरटेल बचा, कुछ एक बंद हो गई, वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गई और फिर भी बहुत बुरी हालत में है। तो वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर क्या कर लिया, मर्ज हो गई थी। जब भी कोई दो बिजनेस साथ मिलके काम करते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, जिसमें दोनों का बेनिफिट हो, तो उससे एक ज्वाइंट वेंचर निकल के आता है। टू और मोर पेरेंट कंपनीज होती हैं, दे एग्री टू शेयर द कैपिटल, दे शेयर द टेक्नोलॉजी, दे शेयर द एम्प्लॉयज ह्यूमन रिसोर्स, रिस्क, रिवॉर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एंटिटी अंडर द शेयर्ड कंट्रोल। पहले वोडाफोन एक अलग कंपनी थी, आइडिया एक अलग कंपनी थी, फिर दोनों ने मिलकर एक सिंगल कंपनी बना ली, ठीक है, दोनों ने मिलकर एक सिंगल कंपनी बनाई। अब ये जो नई कंपनी है उसमें इन दोनों की शेयर भी होगी, 50-50 हो सकती है, कुछ भी रेशो हो सकती है, इन दोनों का पैसा भी होगा उसमें, इन दोनों के एम्प्लॉयज भी होंगे, इन दोनों की टेक्नोलॉजी भी होगी, इन दोनों के कस्टमर भी होंगे, इन दोनों के प्रोड्यूसर, सेलर, सप्लायर, हर कोई होगा उस नई कंपनी में, ठीक है। जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो भी ये लोग शेयर करेंगे, ठीक है। ये हम करते क्यों है, ये करते क्यों है, जैसे वोडाफोन और आइडिया ने क्यों किया था, क्योंकि वो जियो से डर के कुछ तो करते, वरना तो बंद हो जाते दोनों। दोनों ने साथ मिलके किया तो एटलीस्ट वो सरवाइव कर पाए, ठीक है। तुम एक नए देश में जा रहे हो, वहां पे जाके काम करने के लिए तुम ये कर सकते हो, अपनी मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए कर सकते हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कर सकते हो, नए देश में नई मार्केट में जाने के लिए, ठीक है। उस इन सब चीजों के लिए तुम एक ज्वाइंट वेंचर बना सकते हो। ज्वाइंट वेंचर कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर कौन से हो सकते हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर, सीजेवी, अ न्यू जॉइंटली ओन्ड एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड। कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर क्या होता है ना, कि मेरा काम कुछ और है, तुम्हारा काम कुछ और है,
पर हमें एक सड़क बनाने का प्रोजेक्ट मिला है सरकार से, एक हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट मिला है सरकार से, जो प्रोजेक्ट हम दोनों मिलकर ले सकते हैं और दोनों मिलके हाईवे बना सकते हैं। आधा काम तुम करो, आधा मैं करूँ, सीमेंट वगैरह कुछ मैं दे दूँ, कुछ तुम दे रहे हो काम, ठीक है? तो हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ये जो हाईवे है, ये हाईवे हम दोनों साथ मिलके बनाएंगे। तुम्हारी कंपनी अपनी है, मेरी कंपनी अपनी है, पर इस प्रोजेक्ट के लिए हम दोनों पैसा लगाएंगे, एक्सपर्टीज लगाएंगे, अपनी एम्प्लॉयज को भी लगाएंगे, अपना सामान और सब कुछ लगाएंगे। ये प्रोजेक्ट साथ में करेंगे। इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। प्रोजेक्ट के खत्म होते ही तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तुम्हारी कंपनी अपनी चलेगी, मेरी कंपनी अपनी चलती रहेगी। इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। इसके अंदर कोई इक्विटी शेयर्स, कैपिटल वगैरह कुछ ऐसे नहीं होता। पर इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर क्या है? वही जो मैंने समझाया था कि वोडाफोन और आइडिया मिलकर एक नई कंपनी बन गए। इसके अंदर कोई नई कंपनी नहीं बनी, इसके अंदर मिलकर एक नई कंपनी बन गई, पुराने वाली खत्म हो, ठीक है? इसके अंदर क्या है कि एग्रीमेंट है कुछ काम करने के लिए, साथ में अपनी ओनरशिप वगैरह कुछ शेयर नहीं करते, वो कुछ इनपुट्स लेके आते हैं। दे एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर, जैसे कि आप एक फ्रेंचाइजी दे रहे हो किसी को अपनी, ठीक है? पर इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर में क्या है? सेपरेट बिजनेस एंटिटी, एक नया बिजनेस बनाया जाता है। वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, और वोडाफोन आइडिया ये एक नया बिजनेस है जो इन दोनों पिछले वालों से अलग है। अब ये एक नया है जिसमें ये दोनों जो है जॉइंटली ओनरशिप होंगे इन दोनों की, ठीक है? जॉइंटली दोनों प्रॉफिट लॉस भी शेयर करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे, ओनरशिप, मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कैपिटल, सब कुछ शेयर करेंगे। और ऑब्वियसली इक्विटी शेयर दोनों कंपनीज के पास होगा। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक प्रोजेक्ट कर लिया और छोड़ दिया, ये हमेशा के लिए करेंगे, ठीक है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जब सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके बिजनेस करे तो वो PPP मॉडल करते हैं। सरकार कहती है कि भैया मैं तो गरीबों के लिए काम करूंगी, प्राइवेट सेक्टर कहता है मैं तो अमीरों के लिए काम करूंगा। फिर ये दोनों साथ में कैसे काम करते हैं? ये दोनों साथ में काम तब करते हैं जब सरकार बोलती है कि काम मुझे अच्छा चाहिए, पर प्राइवेट सेक्टर कहता है कि अच्छा काम करने के लिए पैसा लगेगा और पैसा मेरे पास है नहीं। तो सरकार कहती है कि भैया कोई नहीं, पैसा मैं दूंगी, तुम मुझे अच्छा काम करके दे दो। तुम एक चीज तो मानते हो ना, जहां भी प्राइवेट सेक्टर होता है वहां पे काम अच्छा बहुत होता है पर महंगा बहुत होता है, और जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर होता है वहां पे हर चीज सस्ती होती है पर अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास एक्सपर्टीज होती है। तो गवर्नमेंट अपना पैसा लेके आती है, प्राइवेट सेक्टर अपना एक्सपर्टीज लेके आता है, और इस तरीके से एक बिजनेस बनाया जाता है कि गरीबों का भला भी हो जाए और अच्छा काम करने की वजह से, एक्सपर्टीज की वजह से हमें प्रॉफिट भी हो जाए, ठीक है? तो जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए यूजुअली ये काम किया जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आप खराब नहीं बना सकते और बिना पैसे के भी नहीं बना सकते। तो ऐसी हाई जो इंपॉर्टेंस वाली और महंगी चीजें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए ये किया जाता है। Public sector ensures social obligation are fulfilled and public investment are successfully met. The government contributes capital, government जो है capital पैसा देती है, assets देती है, ठीक है? That support the partnership in addition to the social responsibility, environmental awareness and local knowledge. प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? वो इस अपनी एक्सपर्टीज का यूज करता है, इनोवेशन लगाता है, अपनी अच्छी मैनेजमेंट करता है और काम अच्छे से करता है, जैसे कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर एंड सैनिटेशन, पाइपलाइन, हॉस्पिटल, स्कूल बिल्डिंग, टीचिंग फैसिलिटीज, इन सब कामों में काफी बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिलती है, क्योंकि इन सब कामों में पैसा भी बहुत चाहिए, तो सरकार पैसा देती है। सरकार सारी गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फुलफिल करने में मदद करती है। सरकार गरीबों का भला करे, इस चीज को भी इंश्योर करती है। सरकार एनवायरनमेंट खराब ना हो, इस चीज को भी इंश्योर करती है। और प्राइवेट सेक्टर इंश्योर करते हैं कि सारा काम अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छे तरीके से हो। ठीक हो गई बात? चलो, यहाँ पे हमारा ये पूरे का पूरा चैप्टर होता है खत्म। कुछ आगे नहीं बचा, नहीं बचा, कुछ आगे हमारे पास नहीं है। यहाँ पर ये मेरा पूरे का पूरा चैप्टर होता है खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।